अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 17 में आ जाते हैं। तो आप लोग भी आ जाए इलस्ट्रेशन नंबर 17। इससे पहले चेक कर लो आवाज सही से आ रहा है कि नहीं। इलस्ट्रेशन 17 चलिए ठीक ही आ रहा है। क्या दे रखा हुआ है सम्स में? सबसे पहले इलस्ट्रेशन 17 में कैलकुलेट द WACC यूजिंग फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग बुक वैल्यू वेट और उसके बाद मार्केट वैल्यू वेट। तो इस तरह से हम लोग को इलस्ट्रेशन 17 में निकालना क्या है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ये एक बार निकालना सबसे पहले बुक वैल्यू वेट के हिसाब से, एंड दूसरी बार निकालना हम लोग को मार्केट वैल्यू वेट के हिसाब से। इस तरह से हम लोग को दोनों ही हिसाब से, एक मार्केट वैल्यू हो गया, एक बुक वैल्यू, दोनों ही मेथड से हम लोग को निकालना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जिसमें क्या दे रखा हुआ है, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज एज अंडर। कैपिटल स्ट्रक्चर में डिवेंचर दे रखा हुआ है 100 पर डिवेंचर, जो कितने का दे रखा हुआ है 5 लाख का। तो अगर इस तरह से नंबर ऑफ डिवेंचर इस केस में देखा जाए तो कितना होगा, तो नंबर ऑफ डिवेंचर के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को करना होगा 5 लाख डिवेंचर का वैल्यू दे रखा हुआ है, एंड उसमें डिवाइड कितने से करेंगे, तो डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि फेस वैल्यू 100 दे रखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग का नंबर ऑफ डिवेंचर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5000। ओके, यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। जब आगे बढ़ते हैं सब्स में, तो प्रेफरेंस शेयर कितने का दे रखा हुआ है, ₹100 पर शेयर का प्रेफरेंस शेयर हम लोग का है। जिस प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे 5 लाख का दे रखा है, इस तरह से नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालेंगे तो वो भी हम लोग 5 लाख डिवाइड बाय 100 करके ये आ जाएगा 5000। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब आगे देखिए, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 पर शेयर ये दे रखा हुआ है 10 लाख का। तो इस तरह से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा। कैसे आएगा, तो 10 लाख डिवाइड बाय 10 करके हम लोग कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। आगे सम्स में क्या दे रखा हुआ है, द मार्केट प्राइस ऑफ दीज सिक्योरिटीज आर, डिवेंचर में दे रखा हुआ है ₹105 पर डिवेंचर। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस हो गया 105, और फेस वैल्यू कितना था जिसका, तो जिसका फेस वैल्यू था 100। फिर इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर में कितना दे रखा है, तो ₹110। फिर इक्विटी शेयर का कितना दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है 24। तो ये हम लोग का क्या आ गया, तो ये हम लोग के पास अभी तक में आगे आ गया जो भी मार्केट प्राइस दे रखा हुआ है वो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा हुआ है, तो पढ़ते हैं एक बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा हुआ है। ₹100 पर डिवेंचर रिडीमेबल एट पार। तो यहाँ पे डिवेंचर का रिडीमेबल वैल्यू कितना आ गया, तो रिडीमेबल वैल्यू यहाँ पे है ₹100। उसके बाद 10% कूपन रेट। तो हम लोग को इंटरेस्ट कूपन रेट मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट का रेट कितना दे रखा है, इंटरेस्ट का रेट यहाँ पे 10%। तो इसे बोला जा सकता है 10% डिवेंचर। यहाँ तो कुछ सवाल नहीं आप लोग को। अभी तक में रिडीमेबल वैल्यू हम लोग को दे रखा है, उसके बाद दे रखा है इंटरेस्ट रेट दे रखा है, उसके बाद दे रखा है 4% फ्लोटेशन कॉस्ट और 10 ईयर मैच्योरिटी। तो यहाँ पे 10 ईयर मैच्योरिटी हो गया, 4% फ्लोटेशन कॉस्ट हो गया, एंड उसके बाद रिडीमेबल वैल्यू दे रखा हुआ है। ये तो हम लोग के लिए किसके लिए दे रखा हुआ था, ये हम लोग का हो गया डिवेंचर के लिए। उसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो ₹100 पर प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल एट पार। तो यहाँ पे 100 हो गया रिडेम्पशन वैल्यू किसका, तो प्रेफरेंस शेयर का। फिर 5% कूपन रेट, फिर 2% फ्लोटेशन कॉस्ट एंड 10 ईयर मैच्योरिटी। तो सब कुछ यहाँ पे दे रखा है जो भी हम लोग को चाहिए होता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस से निकालने के लिए या कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालने के लिए, वो हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है। और यहाँ पे डेप्ट या प्रेफरेंस शेयर जो है वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या रिडीमेबल डेप्ट है। ओके, अब थर्ड पॉइंट में देखिए, इक्विटी शेयर हैज ₹4 फ्लोटेशन कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस ऑफ ₹24 पर शेयर। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस हम लोग को 24 दे रखा है, जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट ₹4 दे रखा है। तो इस तरह से हम लोग अगर नेट प्रोसीड निकालेंगे, नेट प्रोसीड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 माइनस 4। बिकॉज 24 हम लोग के पास, कंपनी के पास ₹24 आ सकता है, बट उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट कितना दे रखा है, फ्लोटेशन कॉस्ट कंपनी को पैसा रेज करने टाइम में जो एक्सपेंस हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। और इस केस में फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है, तो ₹4 है। तो इस तरह से नेट प्रोसीड कितना आ जाएगा, ₹20। यहाँ तो कुछ सवाल नहीं आप लोग को। अब आगे बढ़िए, द नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज ₹1। तो अगले साल डिविडेंड कितना मिल सकता है, 1 मिल सकता है, विद एनुअल ग्रोथ ऑफ 5%, जिसका ग्रोथ रेट कितना रखा है यहाँ पे, तो ग्रोथ रेट यहाँ पे 5% दे रखा हुआ है। तो जीवी है, द फर्म हैज प्रैक्टिस ऑफ पेइंग ऑल अर्निंग्स इन फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड। जो भी अगर कंपनी का अर्निंग होता है वो हमेशा डिविडेंड के रूप में दे दिया जाता है। आगे सम्स में क्या दे रखा है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%। तो टैक्स रेट हमने
30% यूज करना है एंड यूज यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड। तो हम लोग जब भी यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर, तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए या कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालने के लिए जब हम लोग यील्ड टू मैच्योरिटी यूज करते थे तो उस टाइम में क्या निकालते थे, उस टाइम में हम लोग निकालते IRR जो होता था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो कैपिटल बजटिंग जिसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोला जाता है उस चैप्टर से आया हुआ है। तो अगर आप लोग कैपिटल बजटिंग देखे होगे पहले तो आप लोग को ये समझ में आएगा यील्ड टू मैच्योरिटी वाला। अगर नहीं देखे होगे तो उतना समझ में नहीं आएगा, तो घबराना नहीं है, पहले कैपिटल बजटिंग देखना है, उसके बाद आप लोग को ये आकर के देखना है। देखिए सम्स में जो भी दे रखा हुआ था वो तो हम लोग एक बार समझ लिए हैं। अब हम लोग डायरेक्ट चले आएंगे कहाँ पे, तो कॉपी में आ जाएंगे और बनाना स्टार्ट कीजिए करेंगे। तो आ जाइए आप लोग कॉपी में, ये है हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 70। ओके, इसमें सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में क्या चीज निकालेंगे, तो जो भी कॉस्ट ऑफ डेब्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर हो गया, तो जो भी है वो हम लोग निकालने वाले। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी कैपिटल। तो वर्किंग नोट नंबर मान लेते हैं 1। इसमें हम लोग को क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब इक्विटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन दे रखा हुआ वो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो आ जाइए इक्विटी से रिलेटेड चेक करते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा हुआ है। तो यहाँ थर्ड वाले पॉइंट में हम लोग को इक्विटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जिसमें से 24 है मार्केट प्राइस एंड 4 क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट करने से हम लोग का नेट प्रोसीड आता था। उसके बाद एक्सपेक्टेड डिविडेंड यहाँ पे दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड हम लोग को दे रखा हुआ है। अगर एक्सपेक्टेड डिविडेंड नहीं दे रखा होता है उस टाइम में हम लोग ग्रोथ को एडजस्ट करने के बाद निकालते थे एक्सपेक्टेड डिविडेंड। और यहाँ ग्रोथ भी दे रखा हुआ है कितना परसेंट, तो 5%। और तो कुछ नहीं दे रखा हुआ सम्स में इक्विटी शेयर से रिलेटेड। प्लस में फेस वैल्यू हम लोग को पता था जो ₹10 था फेस वैल्यू, एंड उसके बाद मार्केट प्राइस हम लोग को पता ही था 24, दोनों के केस में सेम था। ये जो रहा हम लोग का मार्केट प्राइस 24, ये हो गया। अब यहाँ सम्स में हम लोग को मार्केट प्राइस है माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट है, फिर डिविडेंड है और उसके बाद ग्रोथ है। डिविडेंड में कौन सा डिविडेंड है, तो डिविडेंड में D0 नहीं है, D1 है। D1 क्या होता है, तो यहाँ पे D1 होता था एक्सपेक्टेड डिविडेंड। ये हो गया। तो इससे हम लोग को क्या निकालना है, इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। चलिए निकालते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो के के लिए फॉर्मूला क्या होता था, D1 डिवाइड बाय P0 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, या P0 का मतलब अगर हम लोग डायरेक्ट मानेंगे नेट प्रोसीड तो उस टाइम में फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं करेंगे, उस टाइम हम लोग पहले से माइनस कर लिए रहेंगे। तो ये हो गया प्लस ग्रोथ। तो D1 हम लोग को कितना मालूम है, 1 है, 24 मार्केट प्राइस है, माइनस 4 फ्लोटेशन कॉस्ट हो गया, एंड ग्रोथ कितना दे रखा हुआ है सम्स में, ये रहा ग्रोथ 5%। इसे सॉल्व कीजिए, कितना आता है, 1 डिवाइड बाय 20। इस तरह से ये सॉल्व करने के बाद हम लोग का कितना आ गया, तो ये आ गया हम लोग का 10%। 10% का आया, कैसे आया था, तो 1 डिवाइड बाय 20 करने से 0.05 आया, फिर प्लस 0.05 ग्रोथ का ऐड किया, तो इस तरह से हम लोग का 10% आ गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सेकेंड नंबर में अब हम लोग को क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसे बोलते हैं क्रेडी। तो केडी हम लोग कैसे निकालना है हम लोग को, तो आ जाइए पढ़ते हैं। सबसे पहले केडी के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है वो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग निकालना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट पे देखिए, फर्स्ट पॉइंट 100 क्या दे रखा हुआ है हम लोग को, 100 दे रखा हुआ है रिडीमेबल एट पार। तो यहाँ पे 100 हम लोग का क्या गया, रिडेम्पशन वैल्यू आ गया, प्लस में 10% कूपन रेट है, तो इंटरेस्ट यहाँ पे रेट कितना आ जाएगा 10%। उसके बाद 4% क्या है फ्लोटेशन कॉस्ट, 10 ईयर क्या है मैच्योरिटी है, एंड उसके ऊपर जब गए तो यहाँ पे हम लोग को दे रखा है मार्केट प्राइस जो दे रखा हुआ है, मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज ये दे रखा है 105 डिवेंचर के लिए। और ऊपर गए तो यहाँ पे हम लोग का फेस वैल्यू जो दे रखा है कितना दे रखा है 100। जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखा हो उसे हम लोग एक बार कॉपी पे लिखते हैं। तो आज एक कॉपी पे लिखते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालने के लिए हम लोग को दे रखा है फेस वैल्यू जो है 100, फिर इंटरेस्ट रेट जिसे क्या बोला जाता है कूपन रेट, तो कूपन रेट दे रखा हुआ है 10%, फिर मार्केट प्राइस ये हम लोग को दे रखा है 105, फिर फ्लोटेशन कॉस्ट मार्केट प्राइस था 105, फिर फ्लोटेशन कॉस्ट है 4, रिडेम्पशन वैल्यू कितना है
ये है 100 एंड लाइफ कितना है, तो लाइफ है 10 ईयर। और तो कुछ नहीं दे रखा हम लोग को सम्स में। सबसे पहले क्या दे रखा था, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, मार्केट प्राइस, फ्लोटेशन कॉस्ट, रिडेम्पशन वैल्यू, उसके बाद क्या दे रखा हुआ है, फ्लोटेशन, उसके बाद दे रखा था लाइफ दे रखा था, और तो कुछ नहीं दे रखा हुआ है। अगर ध्यान दीजिए सम्स में स्पेसिफिकली बोला गया है, क्या बोला गया है सम्स में स्पेसिफिकली यहाँ पे है कि यूज हम लोग को क्या करना है, यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड। अगर सम्स में ये नहीं लिखा गया रहता कि यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड से निकालने के लिए, तो उस टाइम में हम लोग क्या निकालते थे, उस टाइम में निकालते कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेब्ट के लिए जो भी फॉर्मूला आता था उससे हम लोग निकालते। तो अगर सम्स में एक बार के लिए मानते हैं कि नहीं दे रखा तो उस टाइम में हम लोग कैसे निकालते, तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट वैसे भी निकाल लीजिए आप लोग। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट के लिए फॉर्मूला आता इंटरेस्ट फिर 1 माइनस टैक्स। सम्स में देखिए तो टैक्स दे रखा है क्या, हाँ टैक्स रेट दे रखा है 30%, तो यहाँ लिख देता हूँ टैक्स 30%। ओके, तो देखिए कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालते कब, रिडीमेबल के टाइम में, तो इसके लिए फॉर्मूला आता था इंटरेस्ट फिर 1 माइनस टैक्स प्लस रिडेम्पशन वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू जो कुछ भी माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय, यहाँ पे एन करते थे, एंड इसके होल डिवाइड बाय हम लोग क्या करते थे, आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2। तो ये हम लोग का कॉस्ट ऑफ डेब्ट के लिए हो गया था फॉर्मूला। अब ध्यान दीजिए इस केस में हम लोग को इंटरेस्ट रेट जो कूपन रेट दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो ₹10 दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे 10 आ गया, फिर 1 माइनस टैक्स, टैक्स कितना परसेंट दे रखा था 30%, ये आ जाएगा 0.7। फिर रिडेम्पशन वैल्यू हम लोग को सम्स में दे रखा हुआ है 100, तो यहाँ हम लोग को कितना लिखना है, 100 लिखना है। फिर नेट प्रोसीड देखिए, तो नेट प्रोसीड के लिए यहाँ पे कितना दे रखा है, प्राइस कितना दे रखा हुआ है सम्स में, जो मार्केट प्राइस दे रखा हुआ है वो दे रखा हुआ 105, और फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है, फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ 4% था ना, 4%, तो नेट प्रोसीड कितना आ जाएगा सम्स में, नेट प्रोसीड इज इक्वल टू जो मार्केट प्राइस दे रखा हुआ है 105, उसमें से हम लोग को 4% माइनस करना होगा। 4% ऑफ व्हाट, तो 4% यहाँ पे मार्केट प्राइस का, तो मार्केट प्राइस जो भी दे रखा हुआ 105 उसका 4%, बिकॉज जब भी फ्लोटेशन होगा वो जितना इशू प्राइस होगा उस पर फ्लोटेशन कॉस्ट चार्ज किया जाता है। जितना कंपनी रेज करेगी, कोई भी फंड कंपनी रेज करती है, चाहे इक्विटी शेयर, चाहे प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर के रूप में, तो उस टाइम में कभी भी कमीशन चार्ज होता है, कमीशन चार्ज हो या ब्रोकरेज चार्ज हो, तो वो कमीशन ब्रोकरेज किस अमाउंट पे चार्ज होगा, तो जो ट्रांजेक्शन अमाउंट होगा उस पर ही चार्ज होगा। और इस केस में जो मार्केट प्राइस होगा 105, तो वही तो इशू प्राइस होगा, तो वही क्या हो गया, ट्रांजेक्शन प्राइस हो गया, तो उसी पे यहाँ पे चार्ज किया जाएगा फ्लोटेशन कॉस्ट। ओके, चलिए इसे करते हैं। 105 माइनस 5%, 5 था क्या, 4 था, तो ये कितना आ जाता है हम लोग का, ये आता है 100.8 डिवाइड बाय एन कितना है, तो लाइफ यहाँ पे रिमेनिंग लाइफ कितना मानते क्या, इसमें दे रखा है 10, फिर 100 प्लस 100.8 डिवाइड बाय 2। इसे सॉल्व कीजिए, ये सम्स लंबा होने वाला है, तो आप लोग डबल के स्पीड में देखना चाहते हो तो डबल के स्पीड में देखो, या नॉर्मल स्पीड में देखना चाहते हो धीरे धीरे देखो, कोई प्रॉब्लम। यहाँ 7 आ जाएगा, प्लस आप लोग भी खुद से भी सॉल्व करो कि अगर मेरा मिस्टेक हो तो आप लोग ठीक कर लेना, और मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, तो ऐसे नहीं बोलना कि हाँ चलो सर आपसे मिस्टेक हो गया, मिस्टेक किसी से भी हो सकता है। सॉल्व कीजिए आप लोग भी। ये आ गया 6.89%, कितना आ गया 6.89%। देखिए यील्ड टू मैच्योरिटी बोला, फिर भी हम लोग जो नॉर्मली फॉर्मूला होता है उससे निकालिए कितना परसेंटेज हुआ कॉस्ट ऑफ डेट। अब कॉस्ट ऑफ डेट कितना परसेंट हुआ, 6.89% हुआ। अब 6.89 किस किस के बीच में हो सकता है, तो यहाँ जब हम लोग IRR निकालेंगे तो वहाँ डिस्काउंटिंग फैक्टर तो कुछ एज्यूम करना होता है ना सम्स में,
तो जब भी डिस्काउंटिंग फैक्टर एज्यूम करना होता है तो उस टाइम में जो भी डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा वो हम लोग मान लेंगे कितना, तो यहाँ मान लेंगे 6 से पहले एक लेना है एंड 6 के बाद एक लेना है। तो 6 से पहले कितना आ जाएगा, तो 5% और 6 के बाद कितना परसेंट, तो यहाँ पे 7%। तो हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना एज्यूम करेंगे, 5% और 7%। ये क्यों एज्यूम करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो हम लोग निकाले हैं वो कितना आया है, 5% आया है, 6.89% आया है। तो उससे अगर पहले देखा जाए तो 5% एंड उसके बाद देखा जाए तो 7%, इसलिए हम लोग IRR एज्यूम करेंगे 5 से लेकर के 7%। तो चलिए यहाँ लिखते हैं IRR के लिए, इनटू मैच्योरिटी में हम लोग IRR निकाल देते हैं ना, तो वही निकालते हैं। सबसे पहले ईयर कैश फ्लो, ईयर आ गया 0, फिर 1 से लेकर के कितने साल तक, तो 10 साल तक मिल रहा है, इंटरेस्ट मिलेगा एंड 10वें साल में जाकर के क्या मिलेगा, रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगा। तो ये आ गया हम लोग कितना 100, रिडेम्पशन वैल्यू तो कुछ नहीं 100 बोला था, तो हम लोग 100 ले लिए, प्लस 1 से लेकर के 10 साल तक क्या मिलेगा, इसे इंटरेस्ट मिलने वाला है। और इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो इंटरेस्ट कितना, रेट दे रखा है 10 दे रखा हुआ है रेट। बट हम लोग जब भी इंटरेस्ट लेते हैं, जब IRR निकालने टाइम में जो भी इंटरेस्ट लेते थे, तो उस टाइम में हम लोग नेट ऑफ टैक्स लेते थे। तो हम लोग को यहाँ भी क्या करना, नेट ऑफ टैक्सेस लेना है। तो देखिए हम लोग का इंटरेस्ट रेट दे रखा था 10, जो फेस वैल्यू का 10% हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे 10 आ जाता, फेस वैल्यू 100 है तो उसका 10% 10 आ गया। इसमें से हम लोग को टैक्स तो माइनस करना होगा ना, तो 0.03 माइनस किए, तो ये कितना आ जाएगा, तो इसे सॉल्व करने से हम लोग का 7 आ जाएगा। इसलिए हम लोग 1 से लेकर के 10 ईयर तक में कितना लेंगे, 7 लेंगे। ये समझने में तो आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड 0 ईयर में कंपनी के पास कितना पैसा आया, तो देखिए नेट प्रोसीड कितना दे रखा हुआ था, नेट प्रोसीड में एक बार मार्केट प्राइस हम लोग देखे थे तो कितना दे रखा था, 105 दे रखा था। बट उसमें से 4% फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस हो गया, तो ये जो हम लोग सॉल्व किए तो ये कितना आया था, 100.8 आया था। तो यही 100.8 ये क्या आ जाएगा, 0 ईयर का कैश इनफ्लो, जाओ तो 100.8। तो ये आ गया हम लोग का कैश फ्लो में। तो अगर कंपनी के व्यू पॉइंट से देखा जाए, तो कंपनी जब डिवेंचर क्या करेगी, इशू करेगी, तो कैश इनफ्लो कितना होगा कंपनी के व्यू पॉइंट से अगर देखा जाए, सिर्फ कंपनी का बोल रहा होगी, तो 108 क्या आ गया, कंपनी के पास इनफ्लो आ रहा है। बट कंपनी को आउटफ्लो क्या करना होगा, तो यहाँ पे आउटफ्लो हो जाएगा 7 हो जाएगा एंड कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग अगर कंपनी इशू करते हैं तो उस टाइम में कंपनी के पास 100.8 आएगा पैसा एंड 7 रुपीज इंटरेस्ट के रूप में जाएगा 10 ईयर तक, 777 करके। उसके बाद 10th ईयर में जाकर के जो रिडेम्पशन वैल्यू है वो भी कंपनी के व्यू पॉइंट से जाएगा। तो यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अगर यही इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से देखें, क्या देखें इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से, तो इस केस में इन्वेस्टर 100.8 क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा कंपनी में एंड उसके बाद इस इन्वेस्टर को 7 रुपीज करके 10 ईयर तक मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट मिलने वाला है, प्लस में 10th ईयर में जाकर के रिडेम्पशन का वैल्यू जो भी होगा, रियल रिडेम्पशन वैल्यू वो इसे कम किसे वो तो इसे इन्वेस्टर को यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ तो कुछ वाला नहीं आप लोग को। तो देखिए जब भी हम लोग निकालेंगे कॉस्ट IRR निकालते हैं तो हमेशा निकालते हैं इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से। तो इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से तो पहले में 0 ईयर में इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना होगा ना कंपनी में, तभी तो ये हम लोग का, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसे नेगेटिव में लिखेंगे। अब यहाँ डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना एज्यूम करना है, तो एक बार हम लोग को 5% एज्यूम करना है, एक बार कितना 7%, बिकॉज जो हम लोग को आया था कॉस्ट ऑफ डेब्ट वो हम लोग को 5 से लेकर के 7 के बीच में था, इसलिए हम लोग 5% एज्यूम करेंगे, एक बार 7% एज्यूम करेंगे। तो ये 5% इसका प्रेजेंट वैल्यू, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर एक बार हम लोग @7%, फिर इसका प्रेजेंट वैल्यू, ये आ गया हम लोग का। अब चलिए हमेशा 0 ईयर के लिए क्या होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो ये होता है हम लोग का 1 होता है, यहाँ भी क्या होता है तो 1 होता है। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कितना आ जाएगा 100.8 जो निगेटिव में होगा, और यहाँ भी 100.8 ये भी क्या होने वाला है, नेगेटिव में होने वाला है। ये हो गया। अब 5% रेट से हम लोग को 10 ईयर तक निकालना। देखिए 1 से लेकर के 10 तक दे रखा हुआ है ना, इसलिए हम लोग को 10 ईयर तक निकालना होगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना होगा वो भी एक्यूमुलेट करके, यहाँ पे एग्रीगेट करके हम लोग को निकालना होगा। तो ये कैसे निकालेंगे, तो कैलकुलेटर में अपने को टाइप करना होगा 1/5% है ना, तो 1.05 ये टाइप कीजिए।
तो 1 डिवाइड बाय 1.05 एक बार इक्वल टू करेंगे, फिर m प्लस में डालेंगे, फिर दूसरी बार, फिर m प्लस, फिर तीसरी बार m प्लस। इस तरह से हम लोग को 10 टाइम्स तक करना है। तो 10 बार करने के बाद m प्लस करने के बाद लास्ट वाले में MRC करेंगे। 10वें वाले में m प्लस करने के बाद MRC जब करेंगे तो जो भी आएगा वो देखिए कितना आता है। 1 2 3 4 6 7 8 9 10। ये कितना आ गया हम लोग का 7.722 राउंडिंग ऑफ करने के बाद 7.722 ये हम लोग का आ गया। एंड 10वें ईयर में कितना आया था? 10वें ईयर में आया था 1 डिवाइड बाय 1.05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0.614 ये आ गया 61.4 एंड ये आ गया 7 इंटू 7.722 54.05। तो यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आप लोग को पीवी निकालने के लिए। इसी तरह से 7% का निकालिए। 7% का कैसे निकालेंगे? तो 1 डिवाइड बाय 1.07 एक बार m प्लस 2 3 4 5 6 7 8 10 7.024 0.508। इस तरह से एनपीवी हम लोग का आ जाएगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आता है वो कीजिए आप लोग। 24.05 प्लस 61.4 ये आ गया इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, तो ये आता है हम लोग का 14.65 हम लोग का आ गया। क्या आ गया? तो एनपीवी आ गया जो लोअर रेट का था। उसके बाद एनपीवी एट हाई रेट हम लोग निकालेंगे, तो निकालिए आप लोग ने 49.168 प्लस 50.8 माइनस 100.8, तो ये माइनस में आ रहा है हम लोग का 0.832, तो 0.83 मान लेंगे हम लोग। तो इस तरह से एक बार प्लस में आ गया एनपीवी, एक बार क्या आया? माइनस में आया। फिर जो होता था आईआरआर का फॉर्मूला, क्या होता था आईआरआर के लिए? आईआरआर इज इक्वल टू होता था लोअर रेट फिर प्लस एनपीवी एट लोअर रेट फिर डिवाइड बाय एनपीवी एट हायर रेट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट लोअर रेट फिर हायर रेट माइनस लोअर रेट। ये करते थे हम लोग। तो ये इस ऐसे करने से कितना आ जाता है? तो लोअर रेट हम लोग का 5% एज्यूम किया हुआ था प्लस 14.65 फिर 14.65 माइनस प्लस हो जाएगा 0.837 माइनस 5। चलिए सॉल्व कीजिए। ये भी कितना आ रहा है? 6.89%। ये भी हम लोग का आ गया। तो यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। 6.89% आ गया जो आईआरआर मेथड में। जब यील्ड टू मैच्योरिटी में हम लोग को 6.89 आया, प्लस में जो नॉर्मल मेथड जो हम लोग चेक किए थे रिडीमेबल डिबेंचर के लिए, रिडीमेबल डेब्ट के लिए जो भी हम लोग का होता था कॉस्ट ऑफ डेब्ट, उसमें भी हम लोग को 6.89 आया था। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया फर्स्ट में। अब वर्किंग नोट नंबर 3 में क्या निकालना था? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को हम लोग क्या बोलते थे? तो केबी बोलते थे। तो ये हो गया। इसके लिए अब जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए दे रखा हुआ है वो हम लोग चेक करते हैं। तो आज ये चेक करते हैं। सम्स में सेकंड पॉइंट हम लोग को दे रखा है प्रेफरेंस शेयर के लिए। सेकंड पॉइंट में ₹100 पर शेयर रिडीमेबल एट पार। तो यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू कितना हो गया?
100 आ गया, 5% कूपन रेट है, 2% क्या है फ्लोटेशन कॉस्ट, उसके बाद 10 ईयर मैच्योरिटी है, उसके बाद दे रखा हुआ हम लोग को प्राइस दे रखा हुआ है 110, उसके बाद फेस वैल्यू हम लोग को कितना दे रखा था 100 दे रखा था। तो चलिए लिखते हैं इसका भी, इसमें भी फेस वैल्यू 100 है, उसके बाद 5% कूपन रेट है, इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट नहीं बोलते हैं इसे बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड कितना है 5% है, फिर फ्लोटेशन कॉस्ट कितना दे रखा हुआ सम्स में 2%, मार्केट प्राइस 110, मार्केट प्राइस हम लोग को दे रखा था 110 दे रखा हुआ था, एंड मार्केट प्राइस फ्लोटेशन कॉस्ट ईयर लाइफ कितना है 10 ईयर, डिविडेंड फ्लोटेशन कॉस्ट, हाँ रिडेम्पशन वैल्यू कितना है ये है 100, और तो सम्स में कुछ नहीं दे रखा हुआ था। तो अब हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के लिए फॉर्मूला क्या होता था, तो केपी का फॉर्मूला होता था, और बट ये भी हम लोग को ईल्ड टू मैच्योरिटी, मतलब इसमें भी हम लोग को क्या निकालना है आईआर निकालना है, IRR, बट उससे पहले केपी निकालेंगे, उसके बाद हम लोग को एक एस्टिमेट हो जाएगा कि कितना हम लोग को एज्यूम करना है डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए। तो चलिए इसमें थोड़ा फास्ट करता हूँ, बिकॉज इंटरेस्ट जो निकाला था केडी जब निकाला था उस टाइम मैंने आप लोग को समझाया था अच्छे से, तो इसलिए इस टाइम में अभी फास्ट चल रहा है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा इस समझ में। तो चलिए केपी के लिए फॉर्मूला क्या था प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर आरपी माइनस एनपी डिवाइड बाय एन एंड होल डिवाइड बाय आरपी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2। यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड 5 दे रखा हुआ है, प्लस रिडेम्पशन वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये 100 है, माइनस नेट प्रोसीड, तो नेट प्रोसीड निकालने के लिए हम लोग 110 प्राइस दे रखा हुआ है, जिसमें से हम लोग माइनस करेंगे 2%, 110 का 2% माइनस करने से 110 माइनस 2%, तो ये आता है 107.8 आ गया, इससे लिखेंगे 107.8 डिवाइड बाई 10 एंड उसके बाद होल डिवाइड बाय 100 प्लस 107.8 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 100 माइनस 100 ये आ गया हम लोग का 4.06, कितना आ गया 4.06 आ गया। अब केपी निकल के आ गया कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 4.06, जो डिस्काउंटिंग फैक्टर जब हम लोग एज्यूम करेंगे तो किस किस के बीच में हो सकता है, तो ये हो सकता है 3 के एंड 5 के बीच में, कितना कितना तो 3 के और 5 के बीच में, तो इसलिए हम लोग एज्यूम करेंगे जो भी डिस्काउंटिंग फैक्टर 3 एंड एज्यूम करेंगे 5 एज्यूम करेंगे। तो आ जाइए बनाते हैं सबसे पहले, ईयर में 0 हो गया, फिर 1 से लेकर के 10 ईयर तक मिलेगा, फिर 10th ईयर में जाकर के जो भी रिडेम्पशन वैल्यू का वो मिलेगा। ईयर 0 में नेट प्रोसीड, तो नेट प्रोसीड कितना था 107.8, कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहेगा तो उसे इतना पैसा लगेगा। तो ये आ गया हम लोग का कैश फ्लो। फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर एक बार एज्यूम करना है 3%, एक बार डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 5%, ये आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, ये भी आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, और इसे 5-5 रुपया करके मिलता रहेगा, और लास्ट ईयर में कितना मिलेगा तो यहाँ पे 10 मिलने वाला है। 3% से आप लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालिए, पहले ईयर 1 के लिए, तो ईयर 0 के लिए तो 1 ही होता है, तो यहाँ इस टाइम में 107.8 हो जाएगा, यहाँ भी 1 होता है, तो ये 107.8। ईयर 0 के लिए तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, 1 से लेकर के 10 तक का निकालिए 3% में, 1 डिवाइड बाई 1.03, ये आप लोग को आ गया होगा कैसे, तो 1 डिवाइड बाई 1.03 करके इक्वल टू फिर 10 टाइम्स तक करते जाना है, एम प्लस में डालते जाना, फिर लास्ट ईयर का जो भी होगा
वो आ गया ये, एंड उसके बाद MRC करने से हम लोग का क्या आ जाता था, तो ये आ जाता था, ये आ गया इस तरह से। अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 74.4, एंड इस केस में आ जाएगा 5 इंटू 8.530, ये आ गया 42.65। 42.65 तक तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 5% का निकालिए आप लोग। 5% का तो शायद हम लोग निकाले हैं, यस 5% का तो हम लोग का निकाला हुआ है। यहाँ 0.614 होता है एंड 7.722, 0.614 7.722, तो 61.4, फिर 5 इंटू 7.722, ये हम लोग का आ जाएगा नेट प्रोसीड, सॉरी नेट प्रोसीड बोलते हैं कि NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। चले निकालिए जल्दी IRR। ये आया 9.25 पॉजिटिव में, एंड इस साइड निकालिए, ये आ गया 7.7 निगेटिव में। 7.7 कितना आ गया, निगेटिव में आ गया। अब IRR के लिए फॉर्मूला डालते हैं, लोअर रेट प्लस NPV at lower rate divided by NPV at lower rate minus NPV at higher rate, फिर higher rate minus lower rate। इस तरह से ये हम लोग का फॉर्मूला आ गया। अब लोअर रेट कितना एज्यूम किए थे, तो 3% हम लोग एज्यूम किए थे, प्लस 9.25 डिवाइड बाय 9.25, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है। NPV एट हायर रेट में भी माइनस है, और यहाँ पे माइनस दे रखा हुआ है, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7.7 आ गया, इस दोनों का डिफरेंस 5 - 3। चलिए इसे सॉल्व कीजिए। ये कितना आता है, ये आता है 4.08। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इस तरह से हम लोग का कितना है 4.08, बट जब हम लोग निकाले थे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस किस मेथड से, तो रिडीमेबल वैल्यू के मेथड से निकाले थे, तो उस टाइम हम लोग का कितना था 4.06। अब आप बोलोगे कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ राउंडिंग ऑफ के वजह से यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को। तो देखिए इस तरह से हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाले थे, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ डेट निकाले, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकाले। अब हम लोग निकालेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें एक मार्केट वैल्यू वेट से निकालेंगे, एक निकालना है हम लोग को मार्केट वैल्यू वेट से, एंड दूसरी निकालना है यहाँ पे बुक वैल्यू वेट से। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले नंबर 1 का आंसर का फर्स्ट नंबर पे कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू वेट।
बुक वैल्यू की वेट के हिसाब से हम लोग को निकालना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें सबसे पहले सोर्सेस डिवेंचर है, प्रेफरेंस शेयर है, एंड उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल है। अमाउंट कितना कितना दे रखा है ये हम लोग बुक से लिखेंगे। बुक वैल्यू वेट जब दे रखा हुआ है तो ये दे रखा हुआ है 5 लाख प्लस 10 लाख, ये आ गया 5 लाख, यहाँ भी 5 लाख प्रेफरेंस शेयर का, एंड इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है ये हम लोग का 10 लाख। इसे टोटल करने के बाद ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग का 20 लाख। यहाँ था तो कुछ सवाल है आप लोग को। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को सोर्स लिखना है। जब भी हम लोग निकालेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो उस टाइम हम लोग को सबसे पहले सोर्स निकालना है। सोर्स निकालने के बाद अमाउंट रखेंगे, जो भी अमाउंट होगा वो, एंड उसके बाद कॉस्ट ऑफ जो भी दे रखा हुआ है, एक काम करते हैं पहले वेट लिखते हैं। वेट, अब वेट कैसे निकालेंगे, तो जो डिवेंचर है डिवाइड बाय टोटल कैपिटल करेंगे। तो देखिए डिवेंचर कितने का है 5 लाख है, तो 5 लाख डिवाइड बाय टोटल कैपिटल कितने का है 20 लाख का। इस तरह से कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। फिर 5 डिवाइड बाय 20 करने से कितना आ जाता है 0.25, तो ये आ गया 0.258, एंड उसके बाद 0.5। तो इस तरह से हम लोग का वेट निकल के आ गया। वेट कैसे निकाले, तो 5 लाख डिवाइड बाय 20, फिर 5 लाख डिवाइड बाय 20 एंड 10 लाख डिवाइड बाय 20, तो हम लोग का वेट निकल के आ गया। और हमेशा वेट का टोटल ये कितना होगा, तो वेट का टोटल 1 होगा। तो 1 हम लोग देखिए वेट तो कुछ अलग भी हो सकता है, हम लोग रेशियो में भी ले सकते हैं, बट जब रेशियो में लेते तो वहाँ पे अगर वेट का टोटल करते तो हम लोग का डिफरेंट आता, तो उस केस में हम लोग को उससे डिवाइड करना होता वेट। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो वेट लेते हैं वो वेट का टोटल 1 लेते हैं। कैसे लेते हैं, तो ये हम लोग इस तरह से तीनों बार हम लोग डिवाइड करते हैं 20 से। तो हम लोग का जो भी वेट आता है तो वो पॉइंट में आता है, पॉइंट में आने की वजह से वहाँ पे टोटल कितना आता है, तो टोटल 1 आता है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना कितना दे रखा है, तो सबसे पहले डेब्ट का निकाले थे। डेब्ट का कितना दे रखा है हम लोग को, ये था 6.89, तो इससे क्या लिख सकते हैं 0.0689, ये तो लिख सकते हैं 0.0689। अब सेकेंड में 0. यहाँ पे कितना दे रखा हुआ है, जो हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकाले तो 4.08% दे रखा है। तो 4.08% को हम लोग अगर पॉइंट में लिखना चाहेंगे तो 0.0408 लिख सकते हैं। लिखिए 0.8। इस तरह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखिए कितना निकाले थे हम लोग, तो एकदम फर्स्ट में निकाले थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो था हम लोग का 10%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना परसेंट था 10%, तो इसे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10%। अब वेट को हम लोग ए मानते हैं, प्लस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बी मानते हैं, तो ए इंटू बी कर देंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो 0.25 इंटू 0.0689, इसे कितना लिखना चाहेंगे आप लोग 0.01723, एम प्लस में रख दिया इसे। फिर 0.25 इंटू 0.0408, 0.0102 एम प्लस, और ये आ जाएगा 0.05। एक बार चेक करते हैं, 005 होगा 0.5 इंटू 0.1, सही था। इस तरह से एमआरसी करने से हम लोग को कितना आता है 0.0772425, ये आ गया हम लोग को एमआरसी करने से। अगर इसे परसेंटेज में लिखना होगा किसे, तो जो हम लोग का WACC आए उसे अगर परसेंटेज में लिखना होगा तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 7.74%। तो ये इस तरह से हम लोग का WACC आ गया यूजिंग कौन सा वैल्यू वेट हम लोग यूज कर रहे हैं, इधर हम लोग वेट यूज किए थे जो दे रखा हुआ था बुक वैल्यू का। अब हम लोग मार्केट वैल्यू के वेट के हिसाब से हम लोग निकालने वाले कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो चलिए निकालते हैं। सेकेंड पॉइंट में कैलकुलेशन ऑफ
weighted average cost of capital using market value वेट। तो मार्केट वैल्यू वेट को यूज करने के बाद हम लोग क्या निकालने वाले हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ भी लिखिए, सबसे पहले सोर्सेस में सबसे पहले क्या दे रखा है, यहाँ पे डिबेंचर दे रखा हुआ था, फिर प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद दे रखा हुआ था इक्विटी शेयर। डिबेंचर में सबसे पहले डिबेंचर में देखिए, डिबेंचर का हम लोग का दे रखा था मार्केट प्राइस कितना दे रखा था 105, और नंबर ऑफ डिबेंचर हम लोग जो निकाले थे यहाँ फर्स्ट में एकदम स्टार्टिंग में, ये कितना आया था, तो ये हम लोग का आया था 5000। तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5000 से, एक जीरो और होगा। फिर ये दे रखा था 110, और इस 110 को हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करने वाले, तो इसे भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5000 से। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल का हम लोग मार्केट प्राइस कितना दे रखा था, मार्केट प्राइस 24 दे रखा हुआ था, तो यहाँ पे 24 इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना दे रखा था, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हम लोग का 1 लाख का, तो यहाँ पे हम लोग इसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं 1 लाख से। तो ये आ जाएगा हम लोग का अमाउंट आने के बाद हम लोग निकालेंगे वेट, उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ए हो जाएगा, ये हो गया ए और ये बी, इस तरह से ए इंटू बी। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए और आप लोग खुद से बनाइए, अब तो हो जाएगा ना, हाँ जी हो जाएगा। $34,75,000 आ गया, और 5,25,000 को इससे डिवाइड करेंगे, तो 5.25 डिवाइड बाय 34.75, तो ये हम लोग का कितना आता है 0.151, 0.151 हम लोग 3 डिजिट में ले लिए, तो यहाँ पे 0.151 आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट का करेंगे, तो 5. आप लोग कीजिए खुद से 158, और इसका टोटल कितना होगा 1 होगा, 24 डिवाइड बाय 0.69, और इधर ले लेते हैं 1, तभी तो 1 होगा ना। तो इस तरह से हम लोग का वेट आ गया। वेट कैसे आया, तो जो अमाउंट दे रखा हुआ है डिवाइड बाय टोटल कैपिटल, जो अमाउंट दे रखा हुआ डिवाइड बाय टोटल कैपिटल, ये हम लोग डिबेंचर के लिए किए, फिर प्रेफरेंस शेयर के लिए किए, एंड उसके बाद इक्विटी शेयर के लिए हम लोग किए। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना कितना दे रखा हुआ था, जो हम लोग पहले लिखे हैं 0.0689, 0.0689, उसके बाद 0.0408 था ना, 08 था यहाँ, उसके बाद 0.10, ये हम लोग का दे रखा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा था। अभी इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का निकल के आ जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आता निकालते हैं, 0.151 इंटू 0.0689, तो ये कितना आता है 0.10104 एम प्लस फिर 0.158 इंटू 0.0408, ये आ गया 0.00645 मान लेते हैं। फिर ये आ जाएगा 0.691 इंटू 0.1, 0.0691, 0.08595,
इस तरह से हम लोग को कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, इसे अगर हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे किसे, तो 0.0859 को अगर हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8.59%। ये आ जाएगा 8.59% जो हम लोग का आ जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC परसेंटेज में। और इसी के साथ ये सम्स कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, ये लंबा हो गया था सम्स, देख लीजिएगा, ये एग्जाम में आने का ज़्यादा चांस है। क्यों ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इसमें सारे ही दे रखा हुआ है। देखिए यहाँ या तो दे रखा होगा ये जो हम लोग IRR से निकाले यील्ड टू मैच्योरिटी, ये सम्स में दे रखा होगा कॉस्ट ऑफ डेब्ट या कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालना होगा जो सिंपल मेथड से। इतना बड़ा तो क्वेश्चन नहीं आ सकता 10 मार्क्स में, बट ये इस तरह का सम्स आने का चांस ज़्यादा होता है। इसलिए आप लोग इसे बार बार प्रैक्टिस करके जाओ कि जो टाइम फ्रेम दे रखा होता है एग्जाम के लिए उतना टाइम में आप लोग को ये जो भी सम्स है वो बन जाए। ओके, तो इसलिए बार बार प्रैक्टिस करना है। एक बार खुद से बना के देखिए अभी मेरे साथ जो कर लिए वो हो गया। उसके बाद आप लोग को बार बार खुद से प्रैक्टिस करना होता है इस सम्स को। ओके, चलिए बाय।